समर्थन में आपका स्वागत है। आज हिंद समर्थन के कार्यालय में एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिनका एक लंबी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है, जो सामाजिक कार्य हों या राजनीतिक कार्य हों, सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम बात कर रहे हैं आज एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मानवाधिकार अपराध विरोधी समिति के अध्यक्ष इश्तियाक जागीरदार साहब से। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी का भी धन्यवाद। हिंद समर्थन के अंदर बुलाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो मौजूदा वक्त में जो पॉलिटिक्स हो रही है महाराष्ट्र में, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या असर लोकसभा चुनाव में उस पॉलिटिक्स का पड़ेगा? देखिए, अभी आने वाले 2024 का जो चुनाव का जो दौर चल रहा है, उसमें यह है कि पूरे महाराष्ट्र का वातावरण ख़राब करने का काम चल रहा है, माहौल ख़राब करने का काम चल रहा है। उसको रोकने की जिम्मेदारी आज महाराष्ट्र के लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि आज हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को रोज़गार चाहिए मगर कोई सुनवाई नहीं है। लोगों को यहाँ पे अस्पताल के अंदर दम तोड़ रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं है। आज लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो यहाँ की जनता की जो मांग है, उस पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। सिर्फ जातिवादी का रंग देकर यहाँ पर खून खराबा करने का माहौल बनाया जा रहा है, और उसको रोकने का काम महाराष्ट्र की जनता को करना पड़ेगा, और हम जैसे लोगों को आगे आकर और युवाओं को आगे आकर उसको रोकने का काम करना पड़ेगा। अभी मुंबई में कुछ वक्त पहले मीरा रोड पर एक हिंसा हुई, वो अखबार की सुर्खियाँ बनी, मीडिया में काफ़ी छाई रही, लोगों ने उस पर काफ़ी उसकी निंदा की। मीरा रोड पर अमन तो कायम है लेकिन सियासत जारी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 1 महीना भी नहीं हुआ, मीरा रोड में शांति बरकरार है, अमन बरकरार है। मगर 1 महीने पिछले महीने जो वातावरण यहाँ पर जो हुआ था, किसी ने यहाँ पर माहौल ख़राब करने का काम किया था, किसी भी तरह अभी भरा भी नहीं। तो कुछ लोग बाहर से आकर मीरा रोड भयंकर का वातावरण माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले एक प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, पता नहीं उसको कैसा प्रवक्ता बनाया, नीलेश राणे। उसके बाद अभी दूसरा एक नाम आता है, तेलंगाना का जो विधायक है टी राजा सिंह। ये सब ऐसे विधायक हैं, इनको पता नहीं कि इनके इलाके में पानी की तकलीफ़ है, इनके इलाके में कई मसले हैं, वहाँ की जनता तरस रही है, क्या क्या वहाँ पे माहौल ख़राब है, वो वहाँ के सोच नहीं रख रहे। वो वहाँ से आकर मीरा रोड का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। ये वही मीरा रोड है जिस मीरा रोड को लोगों ने अपने सर पे मट्टी रख कर इसका भरने का काम कर के किस तरह से वहाँ पे इसको सुधारने का काम किए, विकास का काम किए। जबकि मीरा रोड के लोग 2 ही लोगों का नाम यहाँ पे जाना जाता था इससे पहले, एक तो मुजफ्फर हुसैन और दूसरा गिलबर्ट मेंडोसा। और इन लोगों का उस वक्त मैं 2 लोगों का नाम सुना, इन लोगों से मुलाकात करता था, इनके कार्यक्रम में भी मैं यहाँ पर आता था। मगर आज ऐसा हो चुका है कि ये लोग खामोश है और बाहर के लोग आकर यहाँ पे माहौल ख़राब कर रहे हैं। ऐसा वातावरण ख़राब करने की वजह क्या है? क्योंकि आज मीरा रोड डेवलप हो रहा है। मैंने बीच में कई यहाँ पर डेवलपर से, रियल इस्टेट ऑफिस है, उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट रखे थे, मुझे बुलाए थे, मैं उनके प्रोग्राम में अटेंड किया, और वहाँ पर मैंने देखा कि वो सब मानवता, एकता, अखंडता, अमन, शांति चाहते हैं। मगर ये फिर वातावरण ख़राब कौन कर रहा है? तो ये बाहर के लोग वातावरण ख़राब कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और बाहर के लोगों को यहाँ पे आकर माहौल ख़राब करने का बिल्कुल अधिकार नहीं, हक नहीं है। कुछ वक्त पहले आपकी ओर से भी मीरा रोड पर शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिशें हुई थी, अमन कायम करने की। क्या कोशिशें आपने की थी? नहीं, मैंने तो शांति रैली, अमन की रैली निकालने की कोशिश की थी, मगर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि भाई अगर यहाँ पे वातावरण अमन शांति चाहिए तो सबसे पहले उन लोगों को यहाँ पर परमिशन ना दिया जाए कि जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को परमिशन नहीं दिया। पुलिस ने यहाँ पर मुझे बहुत ही, क्योंकि यहाँ के एमएलए खुद यहाँ पर रैली निकालना चाहते थे, उनको परमिशन नहीं दिए। उसके बाद यहाँ पे नीलेश राणे का भी था, उसको भी परमिशन नहीं दिए। अब उसके बाद तेलंगाना का जो है विधायक, वो भी चाहता है, और वो उसका तो वातावरण इतना कि इससे पहले भी महाराष्ट्र में उसके ऊपर 4 बार एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तेलंगाना में भी काफ़ी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मगर ये लोग सिर्फ बैठे बिठाए माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। क्या ज़रूरत है इनको माहौल ख़राब करने का? मगर मीरा रोड, भाईंदर की जो पुलिस है वो अलर्ट है, और उन्होंने इस रैली का परमिशन नहीं दिए। और जो भी लोग यहाँ पे माहौल ख़राब करने का काम करेंगे उसको रोकने का काम करेंगे। हम बस मीरा रोड, भाईंदर में अमन शांति चाहते हैं, और उसके लिए हम खड़े हैं। कोई भी आने दो, हम उसको रोकने का काम करेंगे। यह सच है कि मीरा रोड पर शांति कायम करने के लिए पुलिस ने बहुत काबिल तारीफ कोशिश की, वक्त रहते मुस्तैदी दिखाई, लेकिन कुछ पॉलिटिकल जो लीडर हैं जब वो बयानबाजी करते हैं तो क्या उसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखो, बिल्कुल होना चाहिए। कुछ जगह पे पुलिस पे दबाव भी आया,
जिनको गिरफ्तार करना चाहिए तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। जो छोटे मोटे लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। देखो, जब भी माहौल ख़राब होता है उसमें नुकसान गरीब का होता है। मैं चाहता हूँ नुकसान उनका हो जो माहौल ख़राब कर रहे, जो एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम रहे, जो एयर कंडीशन बंगलों में बैठकर माहौल ख़राब करने का काम करते। ऐसे लोगों को पकड़ो जिसमें पूरी जनता को लगे कि पुलिस ने और भी अच्छा काम किया। नहीं, आपने कहा कि पुलिस को और सतर्क होना चाहिए, लेकिन इस मामले में जो आरोपी थे उनके तो घरों पर बुलडोज़र भी चला। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही छानबीन करना चाहिए। छोटे मोटे लोगों के घर पे बुलडोज़र चला के कुछ फ़ायदा नहीं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और कुछ लोग बोल भी दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके घर पे बुलडोज़र चले जो ये वातावरण ख़राब करने का काम करे, इनके ऊपर बुलडोज़र चले जो इनके पीछे इनका हाथ है और जो माहौल ख़राब करने के तत्पर रहते हैं। जब देखो आए दिन ऐसे ऐसे बयान देते, उस बयान से हर एक धर्म को हट होता है। हेट स्पीच करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं होती है? वो हेट स्पीच करते हैं और चले जाते हैं और वातावरण ख़राब होता है। मैंने पूरी मीरा रोड भाईंदर में मैं घुमा, देखा, यहाँ के कई प्रोग्राम अटेंड किए, पर यहाँ के लोग शांति अमन से रह रहे। फिर अचानक माहौल ख़राब कहाँ होता है? तो पता चलता है कि बाहर के लोग आकर हेट स्पीच करने से यहाँ का माहौल ख़राब होता है। तो उसको रोकने का काम और वो जो दंगा फसाद करके भाग जाते हैं उसको पकड़ने का काम यहाँ की पुलिस को करना चाहिए। और उसके बाद अगर कार्रवाई होगा, कोई यहाँ पे दंगा नहीं होगा, अमन शांति भंग नहीं होगा, बाहर के लोगों को यहाँ पे आने पे रोक लगाई जाएगी। आपका जैसे एक राजनीति में एक लंबा सफ़र रहा है, वो आप तय कर रहे हैं, आपने एक बार चुनाव भी लड़ा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी वक्त से जो मुस्लिम समाज है, मैं सीधे तौर पर नाम लूँगा, उससे तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टी ने दूरी बना ली है। ऐसा क्यों है? देखिए, पहली बात तो सबसे पहले मुस्लिम समाज के कोई लीडरशिप है ही नहीं। नहीं, मुस्लिम समाज के तो बहुत नेता हैं, हर पार्टी में है। नहीं है, हर पार्टी में, लेकिन वो आवाज़ उठाते नहीं। वो सिर्फ चापलूसी, चमचागिरी, अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी करते हैं। अगर अपनी बीवी को एमएलए का टिकट चाहिए, नगर सेवक का टिकट चाहिए, एड़ी चोटी जोर लगाते हैं। कोई अपने बेटे को टिकट चाहिए, एड़ी चोटी जोर लगाएंगे। मगर जब मॉब लिंचिंग होता है, जब मुसलमानों के घर डेमोलिशन होते हैं, जब किसी बेगुनहगार मुसलमान को जेल में डाला जाता है, ये कहीं नज़र नहीं आएंगे। आज मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र के कोई एमएलए को देख लो, नगर सेवक को देख लो, कि कभी भी कोई मुस्लिम गरीब के ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, वो आगे नहीं आते। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं? जो मुस्लिमों पर जुल्म होता है, वारिस पठान आवाज़ उठाते हैं, महाराष्ट्र की अगर बात करें, अबू आज़मी आवाज़ उठाते हैं। इसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आवाज़ नहीं उठती? देखो, आवाज़ उठाना एक बात अलग है, प्रैक्टिकल काम करना एक अलग बात है। आज मैंने देखा जहाँ भी माहौल ख़राब होता है वहीं के लोग उनकी मदद करते हैं। कई बेगुनहगारों को जेल में डाला जाता है, उनकी जामीन से लेकर कितना खर्चा उनका आता है, कौन आगे आता है? उस बेगुनहगार को सिर्फ बोल देते कि हम मदद करेंगे, लेकिन खुल के कोई मदद नहीं करता, कोई उनके घर पे मदद नहीं करता है। आज कितने बेरोजगार जो बेगुनहगार जेलों में बंद है, क्यों नहीं उनको छुड़ाया जाता है? आज मैं मुंबई की बात बताता हूँ, इस्माइल यूसुफ कॉलेज, जिसकी हम कम से कम 25-30 साल से लड़ाई लड़ रहे, कोई इसके सामने आया नहीं, कोई खर्चा करने को तैयार नहीं। उसमें 4 वकील रखना है, 4 वकील रखने को कोई तैयार नहीं। वक्त की ज़मीन 120 एकड़ ज़मीन है, जिसमें हम अस्पताल बना सकते, जिसमें हम कॉलेज बना सकते, कहीं भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। इतनी बड़ी ज़मीन जोगेश्वरी के अंदर होते हुए भी उसके लिए कोई आगे आते नहीं, सिर्फ एक दिन धरना देते हैं, पर जब वकील की फीस देना पड़ता है तो कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर सामने नहीं आता। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो राजनीतिक स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर जिस तरह मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि आप मुस्लिमों के इशू पर बहुत काम करते हैं और आप बता भी रहे हैं, तो ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे मुसलमान पॉलिटिकल तौर पर मजबूत हो सकें? जबकि वादे तो सभी राजनीतिक पार्टियां उनसे करती हैं। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, उन्होंने भी मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। देखिए, बात तो वहीं पे आती है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर हमारे नगर सेवक है कहीं पे, तो बस अपने इलाके में बस कई रोजगारी दूर करने का काम करें। उनका काम है गटर नाली साफ करने का, वो छोड़कर वो कोई काम कर ही नहीं पाते। वहाँ कितने बेवा है, कितने यतीम है। अगर ये नगर सेवक सिर्फ 10 घर भी संभाल ले, किसी गरीब की मदद कर ले, तो उस इलाके के अंदर जो विकास होगा फिर उसकी बात अलग है। कोई 10 बच्चे गरीब है, कुछ नगर सेवक करते हैं अच्छे काम, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं सभी को मैं बुरा बोलूँगा, 10 में से 1-2 करते हैं। अगर 10 भी यार वो कर ले तो कितना विकास का काम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मौलाना आज़ाद महामंडल, किस बच्चों को लोन मिला आज तक बताइए? आज तक लोन नहीं मिल रहे। कितनी बेवाएं मुस्लिम समाज के अंदर, हर समाज के अंदर, मुस्लिम का मौलाना आज़ाद जो मंडल बनाया गया उससे किसका क्या फ़ायदा हो रहा है? फंड आ रहा है, फंड रिपेंड भी हो रहा है, मगर उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। कोई एमएलए आगे नहीं आ रहा है, कोई नगर सेवक में। अभी देखो चुनाव आएगा, सब खड़े रहेंगे, मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है, मगर उस गरीब के हालात नहीं देख रहे, उसकी परेशानी नहीं देख रहे, वो लोन उनके घर तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे और कहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं।
क्या काम करे? अस्पताल में देखो कितने गरीब लोग तड़प रहे, जाकर उनकी कोई मदद करते? कोई मदद नहीं करेंगे। सिर्फ बैठेंगे अपने इलाके में, लाख रुपए का बैनर लगाएंगे, मगर वो लाख रुपए किसी गरीब लड़की की शादी में मदद नहीं करेंगे। ऐसे हमारा माहौल है। अभी मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा भी उठा है, क्योंकि मराठा रिजर्वेशन के बाद इसे कुछ सेकुलर दलों के नेता भी उठा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो 5% रिजर्वेशन की शायद बात हो रही है महाराष्ट्र में, तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या इससे भला होगा, और इस मुद्दे में कितना दम है? क्या हकीकत में वो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाना चाहते हैं जो इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, या फिर ये भी एक शिगुफा है? देखिए, पहली बात तो मुस्लिम को बहुत पहले ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। महाविकास आघाड़ी की सरकार, इससे पहले जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त वो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 5% मुसलमान को रिजर्वेशन एजुकेशन में दे देना चाहिए, मगर क्यों नहीं दिया गया और आज तक क्यों सताया जा रहा है? मराठा आंदोलन हुआ, हम समर्थन करते हैं मराठा आंदोलन का, मगर उनकी जो लड़ाई हुई, जारंगी साहब ने जो लड़ाई लड़ी, उनको किसी भी बहाने से कोई ना कोई तरीके से 10% उन्होंने जीत के लिया। मगर हम कई सालों से लड़ाई लड़ रहे, मगर हमारे एमएलए, हमारे नगर सेवक, हमारे मिनिस्टर वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते। इलेक्शन का दौर आएगा, इलेक्शन लड़ने को तैयार है, मगर एक रिजर्वेशन लाने के लिए कोई तैयार नहीं है, आगे नहीं है, और अपने फायदे के लिए पार्टियां चेंज कर रहे हैं। तो तुम समाज के लिए क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि हम तो वही एमएलए, नगर सेवक, मिनिस्टर कोई काम कर उनके पीछे खड़े रहेंगे और कहेंगे आप काम करो, मगर आज मुस्लिम के कोई भी ऐसे लीडर, एमएलए, मिनिस्टर नहीं जो मुस्लिम का हक दिला सके। सिर्फ बयानबाजी करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और अपना झोली भरेंगे, अपना फायदा करेंगे। भाजपा की ओर से भी निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में या कुछ और जगह मुसलमानों को टिकट दिया गया। पहले कहा जाता था कि वो मुसलमानों को पॉलिटिकल तौर पर आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती, लेकिन अब सबका साथ सबका विकास में मुस्लिम भी शामिल हो रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, संविधान तो यही कहता है कि हर पक्ष में हर समाज के लोगों को बराबरी का अधिकार देना चाहिए। वो तो और बात है कि कुछ लोग नहीं देना चाहते, अगर नहीं देते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है, लड़ाई हो चल रही है, अगर वो पक्ष नहीं देता है, देश का ही नुकसान है। अगर देश का विकास चाहते हो तो सभी समाज को लेकर चलना पड़ेगा। अगर सब समाज को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो नुकसान देश का ही होगा। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस अगर दोनों में देखा जाए तो मुसलमानों के लिए कौन ज़्यादा बेहतर है? सच बोलूँ तो मैं मुसलमानों के लिए तो कोई बेहतर नहीं है, सच्ची बताता हूँ, क्योंकि मैंने तो जब से बहुत संभाला हूँ या होश आया मुझे, तब से मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ आश्वासन, वादे पर वादे, मगर काम किसी का हो नहीं रहा। लेकिन होता है, जैसा सभी समाज का हो रहा है उसके साथ में जो हो रहा है, लेकिन जो कुछ अधिकार ऐसे होते हैं, आज जो एजुकेशन का जो लोन आता था मुस्लिम के लिए, वो लोन तक बंद कर दिया गया। बड़ी शर्म की बात है। सच्चर कमेटी, महमूदुल रहमान की जो कमेटी आई, जो भी उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया, उस रिपोर्ट में बना जाता है कि भारत के मुसलमान, दलित, बुद्धिस्ट से भी बदतर हालत है। आज इतनी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, 2 रोटी की वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं हो पा रही है, मगर सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही सिवाय वादे के। तो इस मुसलमानों की इस बदहाली के लिए क्या मुस्लिम लीडरशिप जिम्मेदार है? बिल्कुल सही बात है। और कौन जिम्मेदार है? जब तुमको मुसलमान जीत कर देते हैं, वोट देते हैं, तुम्हारे भरोसे पर रहते हैं, तुम ये आवाज़ विधानसभा में, तुम्हें आवाज़ राज्यसभा में, तुम्हें आवाज़ लोकसभा में क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं लड़ते हो? तुमको हक दिया है जब जनता ने, आवाम ने, मुस्लिम समाज ने, कि हमारे हक के लिए तुम जाके लड़ो। ये सिर्फ एक बंगले से 2 बंगले, एक गाड़ी से 4 बंगले, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बहू, इन्हीं को आगे करने का काम करते, समाज भाड़ में जाते। आज ईडी लग गई तो पार्टी चेंज कर रहे। क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए? ये हालात पैदा इन्होंने किया। अगर सही ईमान वाले, अगर सच्चे लोग होते तो आज कौम का किया, तो आज कौम की ऐसे हालात नहीं होती, आज बाबरी मस्जिद भी शहीद नहीं होती, और इस देश के अंदर दंगे फसाद भी नहीं होता, अगर इन्होंने सही माहौल को संभाला होता और ये सही पक्ष को चुना होता और सबको साथ लेके चलने का काम करते। ये सिर्फ अपना मुफाद, अपना फायदा और अपने लिए इन्होंने काम किया है, समाज के लिए कुछ काम नहीं किया। तो ऐसे लीडरों की हमको ज़रूरत नहीं है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, जिस तरीके के राजनीतिक हालात चल रहे हैं या कैम माहौल चल रहा है, उसमें किस तरीके से माहौल को और ज़्यादा खुशहाल बनाया जाए, कहीं कोई घटना ना हो, इसके बारे में आप क्या पैगाम लोगों को देना चाहेंगे, सभी समाज के लोगों को? देखिए, सभी समाज को मैं यही कहूँगा, पार्टी कोई भी हो, हम ये नहीं कहते कि हम बीजेपी के खिलाफ है, मगर बीजेपी अच्छा काम करती है तो उसके भी साथ में हम खड़े हैं। मगर ये मसला नहीं कि हम बीजेपी से डरते, हम चाहते हैं कि देश में सब एक ही नज़र से देखा जाए, सबके साथ इंसाफ हो, और संविधान और मानवाधिकार, ये 2 चीज़ अगर देश में चलती है तो कहीं भी दंगा फसाद नहीं होगा, किसी को नीचे, किसी को छोटा बड़ा, ये रंग भेद सब बंद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सबको एक नज़र से देखे, देश का विकास का सोचे, और जो अच्छे लोग काम करते हैं उनको सामने लाए, उनको मौका दे, और सही में समाज ने अगर अच्छे लोगों को चुना तो इस देश में आने वाले समय में उनका अच्छा ही भला होगा। तो हिंद समर्थन ने आज जिनसे बातचीत की, ये थे इश्तियाक जागीरदार साहब, जिन्होंने बात की इंसान की, बात की संविधान की। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।